वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार कंफर्म कर दीजिए अबाउट द वॉइस एंड द वीडियो। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑल क्लियर? चलिए, चलिए जी। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ईच वन ऑफ यू टू माय क्लास ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, आज की क्लास शुरू करते हैं एक अनाउंसमेंट से। अ गुड न्यूज फॉर ईच वन ऑफ यू कि अभिनव सर आपकी जो क्लास है वो मंडे से ले लेंगे। ठीक है जी, तो आज टुडे इज फ्राइडे एंड टुमारो इज सैटरडे, तो आज और कल की क्लास मैं लूंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। मंडे से अभिनव सर विल कंटिन्यू। ठीक है जी, सो आई होप कि अब सभी को ये क्लियर होगा कि सर कब आएंगे। ठीक है जी, डन डन। अब प्लीज पूरे सेशन में मुझसे ये सवाल दोबारा मत पूछना। ठीक है, सो लेट मी कंप्लीट माय पार्ट। ठीक है, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। आप में से अभी जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया हो, अभिनव सर मंडे से आपकी क्लास लेंगे। ठीक है जी, डन। चलो अब आते हैं आज के सेशन पे। आज के सेशन में हम क्या क्या चीजें कवर अप करने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्टूडेंट्स आज की सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग आज हम आर्टिकल 13 में सबसे पहले तो कंक्लूड करेंगे कुछ टॉपिक्स को जो हमने कल डॉक्ट्रिन्स किए थे। उनके कुछ केसेस हैं जो मैंने इंक्लूड किए हैं आज स्लाइड्स में, जो मैंने आपको कहा था ताकि आपको डिक्टेशन ना देनी पड़े, आप यहाँ से इजीली अपने नोट्स जो हैं बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो कंक्लूड करेंगे उन टॉपिक्स को, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को एंड सो ऑन, और उसके बाद फिर हम आज कवर अप करेंगे कंक्लूजन के बाद कंक्लूड करेंगे आर्टिकल 13(1) और 13(2) को। इसी के साथ साथ आज 13(3) को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद 13(4) भी आज हम स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं कितना कंप्लीट कर पाते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा हैवी है, लेकिन अगर सिर्फ ध्यान से सुनोगे और नोट्स मेकिंग को थोड़ा सा सेकेंडरी कर दोगे तो बहुत ही इजी लगेगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग में इस पूरे के पूरे टॉपिक को कवर अप करवाऊं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है एक तरीके से देखा जाए तो। एक पूरी टसल है बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो वो डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अमेंडमेंट्स, कंसर्न अमेंडमेंट्स, और जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। ठीक है, बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं कंक्लूजन से, जो टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ये टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके थे। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक लैंडमार्क जजमेंट बता रहा हूं। ठीक है,
दिस इज द साइटेशन ऑफ द केस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी का मतलब क्या है? इफ अ पार्ट ऑफ द लॉ इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन ओनली दैट ऑफेंडिंग पार्ट विल बी डिक्लेयर्ड एज void एंड नॉट द होल स्टैच्यू। The doctrine is applied in both Article 13(1) and 13(2) of the Indian Constitution. ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, जस्ट एक बार कंक्लूड कर रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इस जजमेंट को मैंने लैंडमार्क किस बेसिस पे कहा? उसका बेसिस था सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन सम रूल्स रिलेटेड टू दिस डॉक्ट्रीन। कुछ रूल्स दिए हैं कि कहां पर आपका ये रूल जो है लगेगा, कब आप डॉक्ट्रीन को यूज करोगे। ये 3 पॉइंट्स यहां पर इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर बिफोर यूजिंग द डॉक्ट्रीन। तो मतलब पहला पॉइंट है यहां पे इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। Second, when separation of invalid part of the statute is very difficult, then the whole law will be held as invalid. ये पॉइंट भी मैंने आपको कल बताया था। आज सिर्फ मैं यही पॉइंट किसके रेफरेंस से बता रहा हूं? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के रेफरेंस से बता रहा हूं। तो कल की क्लास जिसने की थी, दे नो कि हम ये ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं। नेक्स्ट, if after deleting the invalid part the valid part has no value left to it then the whole act will be rejected, which means कि अगर आपने इनवैलिड पार्ट को डिलीट कर दिया लेकिन उसको डिलीट करने के बाद अब एक्ट में कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर वो पूरा का पूरा एक्ट ही हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे इन इट्स एंटायरिटी। ये आपका बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी का ही एक लैंडमार्क जजमेंट है। आगे आ जाते हैं, इसको आप अपने आराम से नोट्स में ऐड डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ये भी हमने कवर अप कर लिया था, बट इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो मुझे आपको फटाफट से रिवाइज कराने हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इज कंटेन इन आर्टिकल 13 क्लॉज 1। दिस डॉक्ट्रिन डील्स विद प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और एग्जिस्टिंग लॉज। इस पे मैं आपको एक जजमेंट करवाऊंगा। कल जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे वो हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स थे। आज जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा वो विद द हेल्प ऑफ लैंडमार्क जजमेंट दूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। ये डॉक्ट्रिन कब अप्लाई होगा? पहले तो ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर अप्लाई होगा जब कॉन्फ्लिक्ट होगा किसके साथ? फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये डेड नहीं होते हैं, ये सिर्फ इनऑपरेटिव होते हैं। मैंने आपको डोरमेंट वर्ड बताया था, आप डोरमेंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इनऑपरेटिव वर्ड भी यूज कर सकते हैं। If there is an amendment to the fundamental right in future, it will automatically make an impugned law operative. मतलब अगर कोई आपकी फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट हो जाएगी तो वो ऑपरेटिव भी हो जाएंगे। अब इसी का जो मैं आपको थ्योरी में करा चुका हूं, इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूंगा। एक सेकंड इसमें देख लेता हूं मैंने स्लाइड ऐड की है या नहीं की है। नहीं, आई थिंक इसमें नहीं की होगी। कंक्लूजन की स्लाइड है, तो ये केस की स्लाइड में ऐड नहीं कर पाया हूं, तो इसका मैं एक चार्ट बनाऊंगा आपके लिए। ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। जजमेंट का नाम भी शायद आपने पहले सुना होगा, लैंडमार्क ही है। भिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1955 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, स्टोरी ही है, ध्यान से सुनिएगा। मैं इस केस को मैं थोड़ा स्लो कराऊंगा, रीजन बीइंग ताकि आप उसको इजीली डाइजेस्ट कर सको। स्टोरी स्टार्ट होती है आपकी मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 1947 से। अब इसमें एक पॉइंट है टू कंसिडर कि किस टाइम की बात हो रही है। 1947 की बात हो रही है, मतलब आपके प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बात हो रही है। अभी तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स नहीं हुआ है, उससे पहले कोई अमेंडमेंट आई है। अब ये अमेंडमेंट क्या कहती है? ये अमेंडमेंट कहती है कि गवर्नमेंट जो है एंटायर मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस में
जो है गवर्न करेगी, और आपका जो है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं वो वर्क नहीं कर सकते हैं। इस अमेंडमेंट के थ्रू, जैसे कि मान लीजिए जो बसेस चलेंगी, ठीक है जी, वो बसेस गवर्नमेंट की ही होंगी, वहां पर प्राइवेट प्लेयर एंट्री नहीं कर सकता है। ये अमेंडमेंट कहती है। ठीक है। अब इसके बाद टाइमलाइन में दूसरी स्टोरी पर आते हैं। अब आ जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया तो उसमें आया आपका आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज जी। ये क्या कहता है? मेरा फंडामेंटल राइट है एज पर टू आर्टिकल 19 कि मैं जो भी ऑक्यूपेशन करना चाहूं, जो भी बिजनेस करना चाहूं, वो मैं कर सकता हूं। तो मुझे पहले ये बताइए, क्या यहां पर हमारी प्रैक्टिकल सिचुएशन बन गई है कि यहां पर एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं जो चाहे वो बिजनेस कर सकता हूं, और इधर ये लॉ है जो कि क्या कह रहा है कि यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वही इस बिजनेस को कर सकती है, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स आ ही नहीं सकते। तो बेसिकली क्या मैंने यहां पर इनकंसिस्टेंसी जनरेट कर दी है? बिल्कुल यस, इनकंसिस्टेंसी हो गई है। अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, आगे सुनिएगा। यहां पे टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहां पे 47 बताया, आपका फंडामेंटल राइट आया 26 जनवरी 1950 को, तो उस हिसाब से ये हो गया आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी स्टोरी को। 18/6/1951 इस तारीख को क्या हो जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाता है। ठीक है जी, आपकी 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है, और ये 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहती है? 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहती है कि स्टेट कुड कैरी ऑन बिजनेस टू द कंप्लीट और पार्शियल एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन्स और अदरवाइज। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट हमने कर दी जो कि साफ साफ इस अमेंडमेंट को क्या कर रही है? फेवर कर रही है कि स्टेट अगर चाहेगा तो या तो कंप्लीटली सिटीजन को इस बिजनेस से दूर रख सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि 50-50 कर ले कि भाई 50% बसेस जो चलेंगी वो गवर्नमेंट की चलेंगी, 50% जो बसेस चलेंगी वो प्राइवेट प्लेयर्स की चलेंगी। तो मतलब पावर आपने, इस अमेंडमेंट ने पावर किसको दे दी? इस अमेंडमेंट ने पावर दे दी पूरी स्टेट को। आगे स्टोरी सुनिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस गया तो पहला पॉइंट यहां पर ये आया कि जब तक आपकी ये अमेंडमेंट नहीं आई थी, जब तक आपकी ये अमेंडमेंट नहीं आई थी, उस हिसाब से क्या यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लग सकता है इस अमेंडमेंट एक्ट पे? क्योंकि एज पर टू दिस लॉ ये इनकंसिस्टेंट है। तो एज पर टू आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो लॉ होगा ये क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, जब तक आपकी ये अमेंडमेंट नहीं आई है। और यहां पर क्या लग जाएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लग जाएगा। और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगने के बाद मतलब ये तो छिप गया है, अब आप जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गई, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने के बाद अब ये क्या होगा? अब ये जो वो एक्लिप्स है वो हट जाएगा और ये लॉ ऑपरेटिव हो जाएगा। अब आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमने इसको डेड क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर डेड कर देते तो फिर इस अमेंडमेंट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के आने की वजह से अब ये जो है यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में ये दोबारा से सामने आ जाएगा। आई होप कि क्लियर है कि इस जजमेंट में क्या हुआ और ये किस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के बारे में बात करती है। आगे बढ़ जाएं। क्लियर? विभा, उस क्वेश्चन पे अभी आएंगे हम, ठीक है? उस क्वेश्चन पे हम आएंगे अभी।
ठीक है, मैं एक बार इसको एक दो स्टूडेंट्स के दोबारा से रिपीट आए हैं तो मैं शॉर्ट में इसको कंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, अदनान खान इम्पंक्ड का मतलब होता है इसको हमने एक्लिप्स कर दिया था इस प्रोविजन को, जो कि ये दोबारा से अब आ गया है। ठीक है, मैं इसको पूरी की पूरी जजमेंट को एक बार 2 से 3 लाइनों में शॉर्ट में कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस जजमेंट को बेस्ट जजमेंट कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को समझने के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या कहता है कि अगर कोई लॉ है, जैसे कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1947, और ये लॉ कब का है? प्री कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले का लॉ है, और ये लॉ कहता था कि यहां पर स्टेट ही इस बिजनेस में रहेगी, ट्रांसपोर्ट के कोई प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आएंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने आते ही क्या कहा? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, आपके पास फंडामेंटल राइट है, आप जो बिजनेस करना चाहो, जो काम करना चाहो, ऑक्यूपेशन करना चाहो, वो आप कर सकते हो। तो अब अगर मैं इन दोनों के ऊपर आर्टिकल 13(1) लगाता हूं तो उसके अकॉर्डिंग ये लॉ क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे तो मैं कुछ भी कर सकता हूं और ये लॉ कह रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स तो एंट्री ही नहीं कर सकते। तो वो इनकंसिस्टेंसी आ गई, और इनकंसिस्टेंसी आ गई तो कौन सा लॉ वॉइड होगा? ये वॉइड होगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स किस पे लगेगा? इस लॉ पे लग जाएगा। लेकिन वेट, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगने के बाद अब क्या हुआ? 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गई, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने ये डाला कि ये स्टेट के पास पावर है कि वो या तो पूरा का पूरा वही वो जो है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस देखे, या फिर पार्शली सिटीजन्स को दे दे। इन शॉर्ट, पावर किसके हाथ में दे दी? स्टेट के हाथ में पावर दे दी, गवर्नमेंट के हाथ में पावर दे दी। तो जब पावर गवर्नमेंट के हाथ में आ गई तो अब इस लॉ का क्या होगा? क्या ये अब भी वॉइड रहेगा? अब ये वॉइड नहीं रहेगा। अब ये जो एक्लिप्स में था, अब ये ऑपरेटिव में आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कोमल डेड नहीं होता है, इनऑपरेटिव होता है, या आप डोरमेंट वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपकी 2 जजमेंट्स भी आती हैं। दीप चांद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें कहा गया पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेड अंडर आर्टिकल 13(2) which contravenes a fundamental right is nullity from its inception as void ab initio। ध्यान से सुनिएगा, अच्छा सवाल बनता है ज्यादातर इंटरव्यू का या मेंस के उसका। पहले सवाल समझिएगा। सवाल ये कहता है कि सर 13(1) और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का रिश्ता तो समझ में आ गया है, अभी अभी जजमेंट की है। अब दूसरा सवाल यहां पर आता है, और दूसरा सवाल ये कहता है कि सर ये बताइए कि अगर मैं 13(2) को देखता हूं तो वो बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आने वाले लॉज, और अगर वो लॉज इनकंसिस्टेंट होंगे फंडामेंटल राइट से तो उनको क्या कहेंगे? क्या उनको भी वॉइड कहेंगे? उनको तो हम वॉइड एब इनिशियो कहेंगे। अब आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वॉइड क्या होता है और वॉइड एब इनिशियो क्या होता है। जैसे कि माइनर के साथ जब आप एग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड एब इनिशियो होता है, मतलब स्टार्टिंग से ही आप गलत काम कर रहे हैं। एक आप स्टार्टिंग से तो ठीक कर रहे थे, बीच में आपने कुछ खराब किया, इस वजह से वॉइड हो गया। तो वॉइड एब इनिशियो क्यों? अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है, देखिए इस बात में ना डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? अगर कोई लॉ पहले से है, इस चार्ट से समझिएगा इस पॉइंट को, अगर कोई लॉ पहले से है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया और अब हम कह रहे हैं कि ये गलत है, तो हम इसको क्या कह देंगे? हम इसको वॉइड कह देंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाद में आया है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ चुका है, उसके बाद कोई लॉ आया जो कि इनकंसिस्टेंट था फंडामेंटल राइट से, तो अब हम इसको वॉइड एब इनिशियो कहेंगे कि ये तो स्टार्टिंग से ही गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं रेफर किया क्या आपने, ये स्टार्टिंग से ही गलत है। लेकिन इस जजमेंट को ओवररूल कर दिया गया। कैसे ओवररूल किया? सुनिएगा। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स में इसको जो है ओवररूल कर दिया गया, और क्या कहा गया? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है, जो कि इनकंसिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट्स, इज नॉट नॉन एग्जिस्टेंट इन ऑल केसेस एंड फॉर ऑल पर्पसेस। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये लाइन, ये टेढ़ी लाइन है, नॉट नॉन एग्जिस्टेंस इन ऑल केसेस एंड फॉर ऑल पर्पसेस। इसका क्या मतलब है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
पहले तो आपको ये वाला चार्ट क्लियर होना चाहिए। आई होप कि एवरीवन इज क्लियर विद दिस चार्ट। क्या मुझे इस चार्ट को रिपीट करने की जरूरत है? अगर किसी को लगता है रिपीट की जरूरत है, फटाफट से लिखो। जिसको रिपीट की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अभी तक एक भी रिपीट नहीं आया तो मैं आगे चल रहा हूं फिर। चलिए, 2 रिपीट आए हैं तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। पहले लॉ आया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया। अब ये लॉ अगर इसके अगेंस्ट जा रहा है तो हमने इसको वॉइड कह दिया। लेकिन अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बाद अगर कोई लॉ आएगा जो कि इसके इनकंसिस्टेंट है, तो ये तो पहले आ ही चुका है ना। अगर इसके बाद कोई इनकंसिस्टेंट लॉ आता है फंडामेंटल राइट्स के, तो इसको हम कहेंगे वॉइड एब इनिशियो। कि ये तो शुरू से ही गलत है। ये शुरू से गलत नहीं था। ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाद में आया और इसके अकॉर्डिंग हमें चलना था, तो तब हमने कहा ये तो गलत है। लेकिन अगर ये आ चुका है और इसके बाद लॉ आया है, तो हम कहते हैं कि ये तो वॉइड एब इनिशियो ही है। अब पहली जजमेंट ये आ गई। अब दूसरी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसा भी नहीं है कि ये जो लॉ वॉइड एब इनिशियो है, ये हर कुछ ही इसमें गलत है। इसमें भी कुछ ठीक हो सकता है। कैसे ठीक हो सकता है? अगर ये लॉ जो था सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए था, नॉन सिटीजन्स के लिए था ही नहीं, तो अगर ये वॉइड एब इनिशियो हो भी गया तो अब भी ये नॉन सिटीजन्स पर अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन अब ये सिटीजन्स पर भी अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन नॉन सिटीजन्स पर तो ये ना पहले अप्लाई करता था ना अब अप्लाई करेगा। जैसे कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं आपके जो कि एक्सक्लूसिवली टू द सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे कि आपका राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इंडियन सिटीजन ही जा सकता है, फॉरेन सिटीजन नहीं जा सकता है। तो अगर हमने कोई ऐसा लॉ बनाया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में है, तो अब ये सिटीजन्स पर तो अप्लाई नहीं होगा, तो क्या नॉन सिटीजन्स पर हो जाएगा? तो नॉन सिटीजन्स पर तो पहले भी नहीं होता था, तो इस वजह से अभी भी नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक लाइन कही कि देखिए, इसको कंप्लीटली वॉइड एब इनिशियो मत कहिए, ये हर सेंस में नल नहीं है, अभी भी उसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। किस तरीके से इंपॉर्टेंस है? नॉट नॉन एग्जिस्टेंस इन ऑल केसेस, सभी केसेस में वो नॉन एग्जिस्टेंस नहीं होगा, एंड फॉर ऑल पर्पसेस। तो आपको देखना होगा कि कौन सा पर्पस फुलफिल कर रहा है, कौन सा पर्पस फुलफिल नहीं कर रहा है। दैट्स इट। ये हो गया जी आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। बताइए, आगे बढ़े। अब इसमें आते हैं बेयर एक्ट पे। पहले तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब मैं आर्टिकल 13 पे आ रहा हूं। उसकी लैंग्वेज अब पढ़नी है हमने, क्योंकि क्लॉज 1 और क्लॉज 2 हो गए। नहीं, क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के बाद तो एक टॉपिक और है, एक टॉपिक और है, एक डॉक्ट्रिन और भी तो रह गया अभी। सुनिएगा, जैसे हमने 2 डॉक्ट्रिन किए हैं, आपका एक डॉक्ट्रिन और कॉन्सेप्ट में आता है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। ये क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर? पहले इस वेव का मतलब समझिएगा। वेव ऑफ आपने सुना होगा कई बार। वेव ऑफ का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपने मुझे मैंने आपको मान लीजिए 10,000 रुपए उधार दिए। तो अगर मैंने आपको 10,000 रुपए उधार दिए हैं, तो क्या मेरे पास राइट है कि मैं आपसे वापस वो 10,000 रुपए ले सकूं? तो आंसर आता है बिल्कुल आपके पास राइट है। लेकिन अगर कल को मैं ये कह देता हूं कि जो मैंने आपसे 10,000 रुपए लिए थे वो मैं वेव ऑफ कर रहा हूं, मतलब मेरा राइट है लेकिन मैं उसको छोड़ रहा हूं, तो आप ले लो, तो उसको हम कहते हैं कि संदीप खत्री ने अपना राइट वेव ऑफ कर दिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल वेव ऑफ का। मान लीजिए 3 भाई हैं, तो तीनों भाई को प्रॉपर्टी मिलती है 1/3, 1/3, 1/3। लेकिन एक भाई कहता है भाई मेरे हिस्से की सारी प्रॉपर्टी मेरे दोनों भाइयों को बांट दो। अब हक तो बनता है तीसरे भाई का, लेकिन वो क्या कर रहा है? वेव ऑफ कर रहा है अपने राइट को। तो वेव ऑफ का मतलब समझ में आ गया, अपने अधिकार को छोड़ना, जो कि आपका राइट है। ठीक है जी। जैसे कि इस क्लास में आने का, और रेलिवेंट एग्जांपल देता हूं, इस क्लास में आने का बहुत स्टूडेंट्स के पास राइट है। ठीक है,
लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने वो वेव ऑफ कर दिया है कि भाई हमसे तो ना हो पाएगा। काफी स्टूडेंट्स आपके रिकॉर्डिंग्स भी देखते हैं एंड सो ऑन, बट कुछ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है दे वेव ऑफ कि हमसे ना हो पाएगा, तो उन्होंने इस क्लास में आने का अपना राइट वेव ऑफ कर दिया। तो वेव ऑफ का मतलब तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब सुनिए आगे की स्टोरी। यहां पे किस चीज को वेव ऑफ कर रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स संदीप खत्री के पास भी है, आपके पास भी है। आर्टिकल 14 मेरे पास भी है, आपके पास भी है। अगर कोई इंडिविजुअल अपनी मर्जी से अपना कोई फंडामेंटल राइट वेव ऑफ करना चाहे, छोड़ना चाहे, तो क्या वो छोड़ सकता है? पहले सवाल को समझो। क्या कोई इंडिविजुअल जिसके पास उसका फंडामेंटल राइट है एज पर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन वो कहता है भैया मुझे तो नहीं चाहिए, संदीप खत्री कहता है मुझे राइट टू इक्वालिटी चाहिए ही नहीं, आप मेरे साथ कर लो डिस्क्रिमिनेशन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या स्टेट उस केस में डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है? ये सवाल आता है। तब फिर उसका जवाब आता है, आंसर इज नो, नो, अ कंप्लीट नो, नहीं कर सकते। अच्छा सर क्यों नहीं कर सकते, क्या प्रॉब्लम है इसमें? भाई संदीप खत्री को जब प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अब क्यों नहीं कर सकते इसकी रीजनिंग सुनिएगा। फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके, ये ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन से मुझे याद आया सेक्शन 2 ऑफ एसआरए, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये ऑब्लिगेशन। ठीक है कि मेरी ऑब्लिगेशन है, किसकी ऑब्लिगेशन है? दिस इज ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड ऑन स्टेट। ये स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपको सिटीजन्स को या नॉन सिटीजन्स को, जो भी एज पर टू द केस है, उनको उनके फंडामेंटल राइट्स देने होंगे, वो वेव ऑफ नहीं कर सकते। इन शॉर्ट की स्टेट ना कोई सेटलमेंट नहीं कर सकता है कि भाई आप तो वेव ऑफ कर दो, हम आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ये ऑब्लिगेशन है स्टेट की कि उसको करना पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर हम ये कह देते, अगर हम ये कॉन्सेप्ट बना देते कि सर जब उसको संदीप खत्री को प्रॉब्लम नहीं है तो बाकियों को क्या प्रॉब्लम होगी, वो इस वजह से क्योंकि अगर हम ये अलाउड कर देंगे तो फिर स्टेट क्या कर सकती है, आपके साथ सेटलमेंट भी कर सकती है कि कुछ ले दे के सेट कर लेते हैं, आप अपने राइट्स वेव ऑफ कर दो। तो फंडामेंटल राइट्स को इस तरीके से वेव ऑफ नहीं किया जा सकता। और यहां पे अगर आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा? अगर आप कर दोगे तो यहां पर एक्सप्लॉयटेशन भी होगी। देयर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब मैं बताता हूं वो कैसे होगी। अगर आप एक लिटरेट इंसान हो, अगर आपने एक पढ़े लिखे इंसान हो, तो आप हमेशा अपने हक के लिए लड़ोगे। लेकिन अगर कोई इलिटरेट इंसान है तो मुझे बताओ, उसका तो फिर वहां पे एक्सप्लॉयटेशन ही होगा ना, क्योंकि उससे तो कह देंगे भाई तू कह दे, उसे क्या पता फंडामेंटल राइट का क्या मतलब है। ठीक है, अगर कोई आज के टाइम पे, अगेन एग्जांपल 2, आपके जितने भी बिलो पॉवर्टी वाले लोग हैं जिनको की टेंशन सबसे पहली ये है कि शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिनर होगा या नहीं होगा, वो कहाँ सोचेंगे कि मेरे से इक्वालिटी हो रही है नहीं हो रही, मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रहा है नहीं मिल रहा, मैं वोट देने जाऊंगा नहीं जाऊंगा। उसकी प्रॉब्लम है डिनर होगा या नहीं होगा, कंसर्न ही उसका ये। तो उन लोगों का तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है अगर हम ये फीचर दे देंगे कि भाई आप वेव ऑफ कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स आती हैं आपकी, नोट डाउन कर लीजिएगा। बेहराम वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ठीक है जी, 1955 सुप्रीम कोर्ट। एक लाइन लिख लीजिए इसमें, इसका कंक्लूजन लिखवा रहा हूं आपको। फंडामेंटल राइट्स वर नॉट पुट फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट। रीजनिंग लिखिएगा, क्यों वेव ऑफ नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी, लिखिएगा। फंडामेंटल राइट्स वर नॉट पुट
फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट, मैं हिंदी में भी उसके बाद बोल दूंगा एक बार, फंडामेंटल राइट्स वर नॉट पुट फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट, these rights were there as matter of public policy. These rights were there as a matter of public policy. पब्लिक पॉलिसी, यहां पर की वर्ड है पब्लिक पॉलिसी, कि हमने इसको पब्लिक पॉलिसी बनाया कि आप वेव ऑफ कर ही नहीं सकते। ये कुछ उस तरीके के सवाल हैं कि किस तरीके का समाज हम बनाना चाहते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल आपको दूं, इंडिया में अभी तो ट्रैफिक रूल्स जो हैं काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, मतलब फाइन आपके 10,000 5,000 तक के भी फाइन हो गए हैं। आज से 10 साल 20 साल पहले अगर आप जाओगे तो 100 रुपए का फाइन, 200 रुपए का फाइन, 500 रुपए मैक्सिमम, इतना फाइन ज्यादातर होता था। लेकिन अब अगर कुछ कंट्रीज में जाकर देखोगे, जैसे सिंगापुर हुआ या हांगकांग, वहां पे इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं कि मतलब एक बार अगर आपने ट्रैफिक रेगुलेशंस तोड़ दिए तो मतलब फिर जिंदगी में आप तो नहीं भूल रहे हो, ना आपके पड़ोसी भूल रहे हैं कि आपने क्या गुनाह कर दिया है। विच मीन्स कि वहां पे पब्लिक पॉलिसी है कि भाई ये हमारे लिए बहुत ही सीरियस कंसर्न है। और अब उसी तरीके से हम यहां पे पब्लिक पॉलिसी बना रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स आप वेव ऑफ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इट्स अ पब्लिक पॉलिसी। इस तरीके का समाज हम बनाना चाहते हैं। ठीक है जी, इसमें और भी केसेस आ जाएंगे काफी, बट अब मैं सब उनमें नहीं जा रहा हूं। लैंडमार्क इज दिस वन, आप और भी केसेस रेफर कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, अब आते हैं जी नेक्स्ट पे, लैंग्वेज ऑफ द आर्टिकल 13 पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट 2 क्लॉजेस हम कर चुके हैं, अब आ रहे हैं क्लॉज 3 पे। बहुत सिंपल सा ही है, बहुत टाइम नहीं लगेगा इस पे। इन दिस आर्टिकल, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, लॉ इंक्लूड्स, लॉ का मतलब क्या है? लॉ इंक्लूड्स, ये सारे कीवर्ड्स हैं। पीटी में यूजुअली आपको यहां से सवाल आ सकते हैं कि लॉ इंक्लूड्स व्हाट, सो एंड सो, कौन कौन से ऑप्शंस को इंक्लूड करता है, कौन से को एक्सक्लूड करता है, क्या क्या है यहाँ पे। ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज, हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है जी। दूसरा क्लॉज क्या बात करता है? बी पहले कर लेते हैं, बी पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद ए पर दोबारा आऊंगा अभी। लॉज इन फोर्स इंक्लूड्स, कीवर्ड है ये। ठीक है, अभी इंक्लूड से याद आया होगा, इंक्लूसिव डेफिनेशन वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लॉज इन फोर्स के अंदर कौन कौन से लॉज इंक्लूड होते हैं? लॉ पास्ड और मेड बाय द लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कब, कौन से लॉज के बारे में बात कर रहा है? कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले वाले। एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, दूसरी कंडीशन क्या डाल रहा है? वो लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट से पहले आए, दूसरा उनको रिपील्ड भी नहीं किया गया। अच्छा जी, आगे बताइए। Notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उनका ऑपरेशन किसी बड़े लार्जर एरिया पे होता था या किसी छोटे एरिया पे होता था, उसके ऑपरेशन से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाइए इस पे, ऑर्डिनेंस। अब ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स आपसे मेंस एग्जामिनेशन में भी पूछ लिए जाते हैं कि भाई ड्राफ्ट में, एक्ट में, बिल में, ऑर्डिनेंस में क्या डिफरेंस होता है। शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑर्डिनेंस, ये आपके बल्कि लीगल जीके का भी पार्ट बनते हैं, आपके स्टैटिक जीके, आपके पॉलिटी का भी पार्ट बन जाते हैं, एंड सो ऑन। तो आपको बेसिक मीनिंग्स इनके पता होने चाहिए। कुछ मैं आपको याद दिला देता हूं। कामिनी, इन चीजों पे ध्यान मत दो, 1954 था या 55 था, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यू कैन इग्नोर दैट। ठीक है, चलिए जी, अब इनके मीनिंग्स पर आते हैं। इसके लिए भी मैंने एक चार्ट बनाया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं।
Just give me a second. Here it is. इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी ही है। देखिए, देश में कोई भी जब लॉ पहली बार बनता है, ठीक है, पहली बार अगर लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं ड्राफ्ट। ठीक है, कि पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ है। जब लॉ पहली बार लिखा गया किसी पेज पे तो उसे हम कहते हैं कि ये ड्राफ्ट तैयार किया है और ये कानून हम देश में लेकर आना चाहते हैं। जब वो ही ड्राफ्ट, ये सेम ड्राफ्ट जब प्रेजेंट होगा पार्लियामेंट में, क्योंकि वहीं से तो लॉ पास होगा ना, ठीक है जी, पार्लियामेंट में, तो इसी ड्राफ्ट को हम नाम देंगे कि ये बन जाएगा बिल। ठीक है, पहले आपका ड्राफ्ट बना, उसके बाद आपका ये बिल बना। अब तीसरा पॉइंट सुनिए, जब ये पास हो जाएगा, ठीक है, आपके लोअर हाउस, अपर हाउस, प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाएगा, तब ये बन जाएगा आपका एक्ट। ये एक बहुत ही बेसिक सी आपका प्रोसेस है, किस तरीके से आपका कानून बनता है। ठीक है जी, डन। जिसमें आपको एक फेमस एग्जांपल देता हूं, पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट आपका बिल था, बाद में वो CAA बन गया। किस वजह से? इस प्रोसेस की वजह से। ठीक है, अब ये जो एक्ट बना, ये कब बना? जब आपकी पार्लियामेंट सेशन में थी। अगर आप एग्जैक्ट रूल्स देखने जाओगे तो कोई ऐसे एग्जैक्ट रूल्स है नहीं कि जो आपको ये बताएं कि पार्लियामेंट इन टाइम पे सेशन में होता है। ठीक है, वैसे यूजुअली 3 सेशंस हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एक बजट सेशन होता है, एक मॉनसून सेशन और एक विंटर सेशन। ये आपके जनरल, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि एक चलता हुआ आ रहा है, तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं। इन तीनों सेशंस में एक रूल है कि इनके बीच में 6 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो है सेशन में आ जाना चाहिए। तो जब सेशन में होगी पार्लियामेंट तो इस तरीके से कानून बना सकती है। लेकिन अब अगर वो सेशन में नहीं है और कोई इमरजेंसी में कोई कानून लेकर आना पड़ जाए, तो क्या कानून लाया जा सकता है? पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और कानून लेकर आना चाहें तो क्या लेकर आ सकते हैं? तब वहां पे हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनेंस। कैसे वो कॉन्सेप्ट आता है सुनिएगा। पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, वो सेशन में नहीं है। ठीक है, और जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तो इस टाइम पीरियड को रिसेस कहा जाता है। आई होप कि सभी को अपना स्कूल याद आया होगा। स्कूल में जो ब्रेक मिलता था उसको हम रिसेस ही कहते थे। ठीक है, और उस रिसेस के दौरान या तो आपके प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मुझे नेशनल लेवल पे कोई लॉ लेकर आना है तो प्रेसिडेंट लेकर आएंगे, कोई स्टेट लेवल पे लॉ लेकर आना है तो वो गवर्नर लेकर आएंगे। प्रेसिडेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 123 और गवर्नर के पास पावर है अंडर आर्टिकल 213। और ये सिर्फ और सिर्फ ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं, ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी मतलब कि भाई हम वेट नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पार्लियामेंट इन सेशन का वेट करें, उससे पहले हमें लॉ लेकर आना होगा, तो तब प्रेसिडेंट और गवर्नर क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं और वो ऑर्डिनेंस एज अ लॉ ही एनफोर्स होगा। लेकिन अब यहीं से एक सवाल और आता है कि सर अब वो ऑर्डिनेंस जिंदगी भर का बन गया क्या लॉ? तो ऑर्डिनेंस की भी अपनी क्या होती है? एक वैलिडिटी होती है कि कब तक वो वैलिड होगा। तो वैलिडिटी होती है इसकी 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। अब ये 6 मंथ्स का क्या कॉन्सेप्ट है? ये मैंने आपको सेशन के टाइम पर ही बताया था। जो वो तीनों सेशन है उनके बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप हो नहीं सकता।
तो मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ही आपका सेशन लग जाएगा, और जब सेशन पे होगी पार्लियामेंट तो उस ऑर्डिनेंस को जो है लेकर आया जाएगा, और उस ऑर्डिनेंस पे डिसाइड होगा विद इन 6 वीक्स। आपको विद इन 6 वीक्स जब वो ऑर्डिनेंस आ जाएगा पार्लियामेंट में, विद इन 6 वीक्स आपको डिसाइड करना होगा कि आप इसको पास कर रहे हो या फिर आप इसको पास नहीं कर रहे हो। अगर आपने पास कर दिया तो ये आपका एक्ट बन जाएगा, जैसे कि वहां पर एक्ट बन रहा था, और अगर पास नहीं किया तो फिर आपका वहीं पर वो जो ऑर्डिनेंस है वो खत्म हो जाएगा। इवन ये भी लॉ है कि अगर विद इन 6 वीक्स आपने ये चीज डिसाइड नहीं की, तब भी वो जो है नॉट पास की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा, वो एक्ट नहीं बनेगा। तो आई होप कि ऑर्डिनेंस का मतलब क्लियर हो गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट कीवर्ड पे बात करते हैं। ये सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं इस पे, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग इनटू डिटेल। ठीक है, ऑर्डिनेंस के बाद ऑर्डर इज वेरी सिंपल। ठीक है, कोई भी आपका ऑर्डर आता है, जैसे कि बहुत सारे ऑर्डर पास हुए थे व्हेन इट कम्स टू दिस, क्या कहते हैं, कोविड-19 के टाइम पे एंड सो ऑन, तो वो भी एज अ लॉ ही वर्क कर रहे थे। बाय लॉज का मतलब होता है आपका कोई भी लोकल अथॉरिटी किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए अगर कोई लॉ बनाती है, ठीक है, कोई भी लोकल अथॉरिटी किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए कोई लॉ बनाती है तो उसे हम बाय लॉज कहते हैं। रूल एंड रेगुलेशन, यूजुअली आपने देखा होगा, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करें तो हम ये रूल एंड रेगुलेशन एक लाइन में भी बोल देते हैं, ठीक है, बट रूल्स और रेगुलेशन में भी डिफरेंस होता है। रूल्स आपके वो होते हैं, देखिए लॉ बनाता है लेजिस्लेचर, आपका पार्लियामेंट या फिर आपका स्टेट लेजिस्लेचर। रूल्स बनाए जाते हैं एग्जीक्यूटिव की तरफ से। आपको पता होगा कि 3 मेजर ऑर्गन्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। पहला ऑर्गन है आपका लेजिस्लेचर, दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसे इंप्लीमेंट करता है, जुडिशरी उसे इंटरप्रेट करता है। तो एग्जीक्यूटिव उसको लॉ को एग्जीक्यूटिव उस लॉ को जिसको लेजिस्लेचर ने बनाया है उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए अपने हिसाब से रूल्स बना सकता है। ठीक है जी। और रेगुलेशंस क्या मतलब होता है? रेगुलेशंस में आपके एग्जांपल आते हैं जैसे कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या सेबी। इस तरह की जो बॉडीज होती हैं वो अपनी एंटिटीज को गवर्न करने के लिए, तो जो सेबी है वो रेगुलेशंस निकालती है किसके लिए? कंपनीज के लिए, कि भाई अच्छा पब्लिक कंपनी है तो इस तरीके से आप गवर्न करोगे, आपका सो एंड सो रेवेन्यू है तो आप इस तरीके से, वो रेगुलेशंस इशू करती है। आरबीआई बैंक्स के लिए रेगुलेशंस इशू करता है कि आप ये कर सकते हो, इतना तक कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, इंटरेस्ट देना इतना दे सकते हो एंड सो ऑन, जो भी उनके बैंकिंग टर्म्स के वो होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, नोटिफिकेशन इज वेरी वेरी सिंपल। आपकी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है, आपकी ऑफिशियल गैजेट में ही आपकी नोटिफिकेशन में लॉ आता है। ठीक है। कस्टम और यूसेज, अब यूजुअली इन दोनों का मतलब भी आप एक ही समझते हो, लेकिन कस्टम और यूसेज में भी डिफरेंस होता है। कस्टम है जो कि सेटल्ड बन चुका है, जैसे कि आप अपनी दिवाली बनाते हो, ईद बनाते हो, होली बनाते हो, ठीक है, किसी भी आप क्रिसमस बनाते हो, तो आप एक तरीके से बनाते हो। ठीक है, एक कस्टम है कि वही चलता हुआ आ रहा है, उसी तरीके से हम उसको बनाते हैं। सो कस्टम इज सेटल्ड। कस्टम बनने से पहले वो यूसेज होता है। कस्टम में आप डेट नहीं बता सकते कि अच्छा कब से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो बस ये चलता हुआ आ रहा है तो आ रहा है। जैसे कि जब शादी होती है, चाहे किसी भी रिलीजन की शादी हो, तो उसमें कुछ कस्टम्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब कोई पूछने लग जाए कि भाई ये कस्टम कब से फॉलो होता हुआ आ रहा है, तो आप उस डेट को रिकॉल नहीं कर सकते। दैट इज कस्टम। किसी भी चीज को कस्टम बनने से पहले वो यूसेजेस में आता है। जैसे मान लो अगर मैं आज अपनी और कस्टम फैमिली के भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी इंडिविजुअल कम्युनिटी के भी हो सकते हैं, फैमिली के हो सकते हैं तो कम्युनिटी के तो हो ही सकते हैं, कम्युनिटी तो लार्जर नंबर हो गया। जब हम यूसेजेस के बारे में बात करते हैं तो मान लीजिए मैंने अपनी फैमिली में एक यूसेजेस स्टार्ट कर दिया कि भाई अब हम ना कुछ भी ऐसा होगा तो इस तरीके से चीजें करा करेंगे। अभी अभी अगर हमने स्टार्ट किया है तो वो यूसेजेस में आ जाएगा। वो यूसेजेस ही धीरे 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 एक टर्म के बाद आपके कस्टम बन जाते हैं। सो दैट इज योर कस्टम और यूसेज। तो लॉ के अंदर आपके ये सब आ गए। अब मैं बताता हूं
ये लिस्ट इतनी डिटेल में पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या था और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब सुनिएगा मेन बात, अभी तक तो मैंने जस्ट इसकी इंटरप्रिटेशन की है। अब सुनिए जो चीजें यहां पर नहीं लिखी हुई हैं, ये जितना आपके सामने लिखा हुआ है ना, पूरी की पूरी लिस्ट, लॉ का मतलब कि ये सारे के सारे, मतलब कोई भी ऑर्डिनेंस, मतलब कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी ऑर्डर, कोई भी बाय लॉ, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी कस्टम, कोई भी यूसेज किसी तरीके से भी आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। ये मतलब है आपकी इस पूरी की पूरी इंटरप्रिटेशन का। अब यहीं पर एक पॉइंट और आता है। स्टूडेंट्स यूजुअली पूछते हैं सर इसमें पर्सनल लॉज नहीं दिए हैं, जैसे कि हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, पारसी लॉ, जो हमारे पर्सनल लॉज होते हैं, क्या वो इस लिस्ट में हैं? तो आंसर आता है नो। तो इसका मतलब सर जो हमारे पर्सनल लॉज हैं, क्या वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट भी जा सकते हैं? तो इस पे आपकी अलग अलग जजमेंट्स आती हैं, जिन जजमेंट्स पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पर्सनल लॉज यहां पर इंक्लूड नहीं होते हैं, जो कि एक तरीके से फुल पावर दे देते हैं आपके पर्सनल लॉज को कि भाई हम तो जो चाहें वो कर सकते हैं, अपने फंडामेंटल राइट साइड में रखना। लेकिन इस पर भी एक और भी जजमेंट है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें चंद्रचूड़ जो हमारे अभी करंट सीजेआई हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनकी उस जजमेंट में ना एक ओपिनियन है, और वो ओपिनियन ये है कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इंक्लूड्स लिखा हुआ है। इंक्लूड्स लिखा हुआ है मतलब इनक्लूसिव डेफिनेशन है, और इनक्लूसिव डेफिनेशन है तो मतलब इसमें कुछ और भी आ सकता है। तो ये सीजीआई का मानना है कि जो आपके कस्टम और यूसेज हैं, इसी के अंदर आपके पर्सनल लॉज भी आ जाएंगे, और इवन आपके पर्सनल लॉज भी जो हैं वो अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये सेटल्ड लॉ नहीं है। जो सेटल्ड लॉ है एज पर टू द जजमेंट, वो मैं आपको बता देता हूं। काफी लैंडमार्क जजमेंट है आपकी, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस, लिख ही लीजिए तो इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरासू अप्पा माली 1952 सुप्रीम कोर्ट। एक लाइन है इसमें, लिख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, एक ही लाइन है, लिख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पर्सनल लॉज, एग्जाम्पल लिखना चाहे तो वहीं पे लिख लेना, जिसको लगेगा कि मैं पर्सनल लॉ को याद नहीं कर पाऊंगा या भूल जाऊंगा तो यहीं पे ब्रैकेट में लिख लेना हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी लॉज के बारे में बात हो रही है जब हम पर्सनल लॉज के बारे में बात कर रहे हैं। जिसको लगता है मैं समझ गया हूं उसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, या मेरे को याद भी रहेगा। held that personal laws is not included in the expression, personal laws is not included in the expression not included in the expression laws in force, in the expression laws in force used in Article 13, used in Article 13 of the Constitution। ठीक है जी, हिंदी वालों के लिए बता दूं, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपकी टर्म है, जो आपके लॉज हैं, पर्सनल लॉज, जिसमें कि आपके सारे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी लॉज आते हैं, ये आपके लॉ की डेफिनेशन में आर्टिकल 13 में नहीं आते हैं। ठीक है जी, चलिए, आई थिंक नाउ वी कैन जंप टू द रियल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 13। ठीक है, ये जो मैंने बाद में बताया ना, ये जजमेंट भी लिख लो जिसमें चंद्रचूड़ ने कहा कि आ सकते हैं, लेकिन अगेन आपको जहां पर भी लिखोगे तो दोनों ही लिखनी पड़ेंगी ये जजमेंट्स। ठीक है, दूसरी जजमेंट भी लिखवा देता हूं मैं। इंडियन
यंग लॉयर्स इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। टू 2018 सुप्रीम कोर्ट। ये वो जजमेंट है जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि डेफिनेशन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 3 इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो पहली लाइन तो उन्होंने कही कि भाई इंक्लूसिव डेफिनेशन, आप साफ साफ देख लो इंक्लूड्स लिखा हुआ है। और दूसरा इन्होंने कहा कि जो आपके पर्सनल लॉज हैं वो कस्टम एंड यूसेजेस में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगेन ये इनका ओपिनियन था, ये अभी जजमेंट में, मतलब इसको उस तरीके से नहीं कह सकते जैसे स्टेट ऑफ बॉम्बे में कहेंगे। ठीक है, बट आप रेफर कर सकते हो। और इवन बहुत सारे जूरिस्ट इससे एग्री भी करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ठीक है, क्योंकि पर्सनल लॉज भी अगर आप बात करो, अगर आप सोचो इस बारे में कि भाई मैं पर्सनल लॉज के अंडर, अब जैसे मान लीजिए मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू लॉज के अंडर आता हूं, तो मतलब मेरे हिंदू लॉज मेरे फंडामेंटल राइट्स को भी प्रिवेल कर सकते हैं। तो ना सोच के थोड़ा सा अजीब लगता है ये। तो मैं तो एग्री करूंगा कि हाँ, मेरे या किसी के भी पर्सनल लॉज को भी जो है ये पावर नहीं होनी चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वो जो है वो हमसे ले लें। ठीक है, चलिए जी, यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से पूछ लीजिए, फिर मैं एक बड़ा टॉपिक आर्टिकल 13 का ही स्टार्ट करने जा रहा हूं। ऑल क्लियर? सिद्धार्थ, आपका कुछ कमेंट आया है, मैंने 2 बार। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे पहले ही बोलता हूं कि मैं कमेंट्स नहीं देखूंगा जब मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए। नहीं नहीं, एनसीईआरटी इज कंप्लीटली डिफरेंट। वो मैंने आपको कल जो जजमेंट लिखाई थी आप वो पढ़ सकते हैं। आई थिंक 3 से 4 दिन में तो खत्म हो जाएगी वो, सिद्धार्थ। तो वो जजमेंट पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी और बी, देखिए जो स्टेट नहीं है, ध्यान से सुनिएगा सिद्धार्थ आंसर, वैसे तो ये रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टेट के अंडर नहीं आती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको एक उस कैटेगरी में डाल दें और जो स्टेट में आती है उनको एक में डाल दें। जो स्टेट में आती है वो तो एक ही कैटेगरी में रहेंगी, इसका मतलब वो तीनों टेस्ट उन्होंने पास कर दिए हैं। ठीक है, और जो नहीं आती हैं जैसे कि ये, आप उनको एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी में फंक्शनैलिटी का इशू आ रहा हो, किसी में फाइनेंस का इशू आ रहा हो, किसी में एडमिनिस्ट्रेटिव का इशू आ रहा हो, एंड सो ऑन। ठीक है, तो बीसीसीआई पे तो आपकी 226 में हो सकते हैं, 226 में वैसे तो एनसीईआरटी पे भी हो ही सकती है, बट आप उनको एक कैटेगरी में नहीं रखेंगे। डिक्टेशन दे दीजिए, रूबी बुक, एमपी जैन की बुक रेफर कर लीजिए, जितनी डिक्टेशन आप लेना चाहें वहां से ले सकते हैं। ठीक है, अर्जुन, ऑर्डिनेंस का 6 वीक्स वाला पॉइंट ये है कि जब सेशन में आ जाएगा पार्लियामेंट तो विद इन 6 वीक्स पार्लियामेंट को ये डिसाइड करना होगा कि उस ऑर्डिनेंस का क्या करना है, उसको एक्ट बनाना है या उसको खत्म करना है। ठीक है जी, रविना, रूल्स का मतलब होता है जो आपकी एग्जीक्यूटिव बनाती है लॉज को एनफोर्स करने के लिए। ठीक है जी, और रेगुलेशंस का मतलब होता है जैसे कि आरबीआई जैसी जो बॉडी है, सेबी जैसी बॉडी है, वो, अब सेबी किसको रेगुलेशंस देगी? सेबी रेगुलेशंस बनाएगी कंपनीज के लिए, आरबीआई किसके लिए रेगुलेशंस बनाएगा? बैंक्स के लिए। तो इस तरह की जो बॉडीज हैं वो रेगुलेशंस बनाती हैं। ठीक है, लास्ट जजमेंट, हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवन उनसे। अमित, पर्सनल लॉ में कुछ पॉइंट है नहीं, आपको बस ये समझ के चलना है पर्सनल लॉज इंक्लूड नहीं होते हैं, अभी तक तो नहीं होते हैं एज पर टू दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ठीक है,
चलिए अब बाद इसके अलावा बाद में क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग अ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास, ठीक है। टॉपिक लास्ट है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, स्टोरी है, और कोशिश कीजिएगा लाइन मिस ना हो, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, लंबा टॉपिक है, ठीक है। और मैं इसको आपको स्टोरी टेलिंग में सुनाऊंगा, सुनिएगा, ठीक है। पारुल शर्मा, लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं मैं। सर फंडामेंटल राइट्स स्टेट के अगेंस्ट ही एनफोर्स होते हैं, इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं एनफोर्स करा सकते हैं। पारुल शर्मा जी, ये क्वेश्चन हमने ना इंट्रोडक्शन में ही किया था फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स, वो स्कोप जहां पे करवाया था ना, उनमें से एक पॉइंट करवाया था कि फंडामेंटल राइट्स स्टेट के अगेंस्ट ही कराए जाते हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी एनफोर्स हो सकते हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी या आपका आर्टिकल 21, ठीक है। चलिए सुनिएगा, अब कोई क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है, मेरे को ये टॉपिक कराने दीजिए प्लीज, उसके बाद आराम से सवाल पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं भी यहीं बैठ जाऊंगा, आप भी। हो सके तो कॉन्स्टिट्यूशन और मतलब बेयर एक्ट नोट्स वगैरह क्लोज भी कर देंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इस टॉपिक को समझना हो तो नोट्स वोट्स बेयर एक्ट सब बंद कर दो, ऑल आइज ऑन द स्क्रीन होंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नोट्स रिकॉर्डिंग को देखते हुए बना लीजिएगा, कोई इतनी आफत की बात नहीं है। जब हमने आर्टिकल 13 पढ़ा तो पहले हमने क्लॉज 1 पढ़ा, फिर क्लॉज 2 पढ़ा, फिर क्लॉज 3 पढ़ा, तीनों पढ़ लिए। अब आर्टिकल यहीं पे खत्म है, इसके बाद कुछ है नहीं, ठीक है, डन। इसके बाद कुछ है नहीं, और फिर एक सवाल उठा, जब इसके बाद कुछ नहीं था एक सवाल उठा। वो सवाल क्या था, सवाल को समझते हैं पहले। सवाल था वेदर द वर्ड लॉ, जो हमने पढ़ा, इंक्लूड्स अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यह सवाल शायद आपको किसी स्टूडेंट को एक बार देखने में बहुत इजी लगा हो, किसी को कुछ और लगा हो, तो मैं इसको और ज्यादा, इसको जिसको कहते हैं ना पोस्टमार्टम करना, पहले इस सवाल का पोस्टमार्टम करते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये सवाल जरूरी क्यों है, ये सवाल क्यों उठा, इस बारे में हम डिस्कशन क्यों करें, एंड सो ऑन। तो पहले सवाल समझते हैं बैठ के। सवाल ये कहता है कि सर हमने अभी अभी आर्टिकल 13 1 2 3 पढ़ा, उसमें एक वर्ड था लॉ, क्या इस लॉ के अंदर इंक्लूड होती है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब 3 वर्ड आ गए इस सवाल में। जो टर्म लॉ है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑर्डिनेंस, रूल, रेगुलेशन, बाय लॉज, पढ़ा ना ये सब। तो क्या इसी लॉ के अंदर अगर कल को कोई अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या वो भी इंक्लूड होगी? और एक चीज और बता दूं, फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है। मतलब हम किस टाइम में पहुंच गए हैं, हम पहुंचे हैं अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन आया है, अभी आज तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 106 अमेंडमेंट हुई हैं, लेकिन अब जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूं अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है। लेकिन ये तो पता ही है कल को कभी ना कभी तो अमेंडमेंट होगी। तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो जो लॉ है क्या उसके अंदर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगी? अच्छा, अब बात करते हैं, सर ये सवाल जरूरी क्यों है? क्या हो जाएगा अगर आएगी तो भी क्या हो जाएगा, नहीं आएगी तो भी क्या हो जाएगा? ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, हम क्यों सोचे इसके बारे में? ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर कल को कोई एक्ट बनता है, कोई लॉ बनता है, ठीक है, जैसे कि कोई, जैसे सीआरपीसी 1973 या आज आपके ये न्यू क्रिमिनल लॉज बने हैं, अगर ये कोई लॉ बनता है तो क्या ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा सकते हैं? तो आंसर आता है नो सर, ये तो नहीं जा सकते। चलो जी, मान गए नहीं जा सकते। लेकिन अगर कल को मेरी सरकार है, ठीक है, मैं पावर में हूं और मैं कहूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट कर दो,
ये आर्टिकल 14 कहते हैं, आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। ऐसा करो आर्टिकल 14 को ही उड़ा दो, फिर क्या कर लोगे आप? समझो, सवाल समझो, बहुत जरूरी सवाल है। आपने कानून बना दिया कि भाई कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं फंडामेंटल राइट को ही उड़ा दूं तो आप मेरा क्या कर लोगे? फिर तो फंडामेंटल राइट ही नहीं रहेगा। तो सवाल ये बना कि अगर मैं कल को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करता हूं और आर्टिकल 14 को रिपील्ड कर देता हूं, तो क्या वो जो अमेंडमेंट होगी वो इस लॉ के अंदर ही आएगी? अब अगर वो अंदर ही आएगी तो इसका मतलब मैं ऐसी अमेंडमेंट नहीं कर सकता, और अगर ये लॉ के अंदर नहीं आएगी तो फिर तो भाई हम हैं बाहुबली। ठीक है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। अब समझ में आया सवाल है क्या और ये जरूरी क्यों है? इतना सवाल समझ में आया? क्या क्लास में कोई स्टूडेंट है जिसको नहीं आया वो रिपीट लिख दे, जिसको आ गया आराम से बैठो। पहले ही बता दिया था, जब तक बेयर एक्ट क्लोज नहीं करोगे, बुक्स क्लोज नहीं करोगे, दिमाग में बात नहीं पड़ेगी। जिसको नहीं आया वो लिखे रिपीट। क्या बात है, काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो बस अब रिपीट मत लिखो, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने लिख दिया तो मेरे को रिपीट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नए तरीके से देखते हैं, क्वेश्चन आंसर खेलते हैं, दूसरे तरीके से समझते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। मैं दोबारा कह रहा हूं, समझना हो स्क्रीन पे आंख रहे, कान खुले रहें, कोई भी आसपास आपके डिस्टरबेंस ना हो, तब समझ में आएंगी चीजें। इट्स नॉट दैट इजी कॉन्सेप्ट। देखने में लगता है कराने को मैं ये टॉपिक 5 मिनट के अंदर खत्म करा सकता हूं, बट आई नो द इंपॉर्टेंस। इंटरव्यू में ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, फिर आपके हाथ खड़े हो जाते हैं, भाई ये तो नहीं पढ़ा था। मेंस में इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, पीटी पे भी यूजुअली बनी जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यूजुअली बुक्स में भी कोई बहुत अच्छे से नहीं लिखा गया है कि आप खुद पढ़ लो। ठीक है, जैसे 13(1) अगर मेरा नहीं समझ आया होगा, 2 नहीं समझ आया होगा, 3 नहीं समझ आया होगा, कोई भी टेक्स्ट बुक रेफर करोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सवाल पूछता हूं मैं कुछ आपसे, अब जवाब चाहिए मुझे। ठीक है, डन। पहला सवाल, क्या मैं कोई ऐसा लॉ बना सकता हूं प्री कॉन्स्टिट्यूशन या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो? इसका जवाब दीजिए यस और नो में, सिर्फ फटाफट से। क्या कोई ऐसा लॉ हो सकता है जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन है या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है? बहुत बढ़िया, एवरीवन इज राइटिंग नो, तो सबको क्लियर है। इसका मतलब अगर इस सवाल का जवाब आपने सही दिया है जो कि नो है, इट मींस कि आपको 13(1) और 13(2) क्लियर है, राइट? आप ही ने जवाब दिया है नो। ठीक है, अब मुझे यह बताइए कि क्या उन लॉज में, ठीक है, जो लॉज आप बात कर रहे हो, क्या उन लॉज के अंदर अमेंडमेंट हो सकती है? तो आंसर आएगा सर लॉज में अमेंडमेंट तो होती है, चाहे वो सिविल लॉ हो या क्रिमिनल लॉ, अमेंडमेंट्स तो होती हैं। क्या मैं उन लॉज में कोई अमेंडमेंट कर सकता हूं ऐसी जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो? अब ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आंसर दो दोबारा से। क्या मैं उन लॉज के अंदर कोई अमेंडमेंट कर सकता हूं ऐसी जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो? एवरीवन इज राइटिंग नो, नहीं कर सकते हो, विच इज अगेन करेक्ट। मैं नहीं कर सकता हूं कोई भी अमेंडमेंट ऐसी। ठीक है, ये दूसरा सवाल भी आपका करेक्ट है। अगर कुछ 2-3 स्टूडेंट्स ने यस लिखा भी है, उसको सेम पेज पे लाने के लिए ये एग्जांपल सुनिएगा। अगर ये मेरा लॉ है, कोई भी लॉ है, तो ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता है, जो कि किसमें है? फंडामेंटल राइट्स किसमें है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो ये क्या हो सकता है? ये जो लॉ है, मैंने पहला सवाल जो पूछा था, ये जो मेरा लॉ है, ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। तो कौन प्रिवेल करेगा? फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे। और अगर ये लॉ अगेंस्ट गया तो मैं इसको क्या कर दूंगा? मैं इसको वॉइड कर दूंगा। अब दूसरा सवाल मैंने पूछा कि अगर मैं इस लॉ के अंदर कोई अमेंडमेंट ले आऊं
तो वो अमेंडमेंट भी तो लॉ ही होती है। तो क्या वो अमेंडमेंट, इस लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट आएगी, क्या वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा सकती है? तो दोबारा से आंसर आता है, सर अगर ये अमेंडमेंट जाएगी तो ये भी वॉइड हो जाएगी, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ये अमेंडमेंट भी नहीं जा सकती। ये इस क्लास में जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, आई होप कि सबको क्लियर है। डन। अब आते हैं फाइनल सवाल पे। अब सवाल ये आया कि सर मतलब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये बाहुबली हैं, इसके अगेंस्ट कोई भी लॉ नहीं आ सकता, उस लॉ में कोई अमेंडमेंट नहीं आ सकती, मतलब ये बाहुबली है। लेकिन एक बात बताओ, जो किसी से नहीं हारता वो अपने घर वालों से तो हारता है। उसी तरीके से अगर ये लॉ इसके आगे नहीं चल पाया, ये अमेंडमेंट इसके आगे नहीं चल पाई, अगर मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में ही इनको अमेंड कर दूं, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट लेकर आऊं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट लेके आऊं और वो अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, तो क्या मैं ऐसी अमेंडमेंट लेकर आ सकता हूं? ये सवाल है, ये सवाल है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट ऐसी कर रहा हूं जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो क्या मैं ऐसी अमेंडमेंट ला सकता हूं? अब एवरीवन इज राइटिंग नो, हर कोई लिख रहा है नहीं सर। ये तो वही बात होगी ना, कान को ऐसे नहीं पकड़ सकते तो आपने ऐसे पकड़ लिया, बात तो वही हुई ना। तो भाई मैं क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी अमेंडमेंट लेकर आ सकता हूं? इसी सवाल को हमने नाम दिया, इसी सवाल को हमने नाम दिया कि अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेकर आता हूं, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर आती है? जिस लॉ के अंदर आपने वो ऑर्डिनेंस, बाय लॉ पढ़ा, क्योंकि अगर ये आती है तो फिर मैं ऐसी कोई भी, अगर आती है तो मैं कोई भी ऐसी अमेंडमेंट नहीं ला सकता, लेकिन अगर ये नहीं आती है तो फिर मैं लेकर आ सकता हूं। तो अब सवाल समझ में आया। अब इस सवाल को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो कि वेदर द वर्ड लॉ, जो आर्टिकल 13 में पढ़ा आपने, 13 1 2 3 में आपने पढ़ा, क्या वो इंक्लूड करती है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कि मतलब अगर ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ले आया तो क्या फिर मैं फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं? आई होप कि अब ज्यादातर बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि सवाल है क्या। डन। अभी जवाब पे मत आओ, जवाब तो मैं अलग तरीके से समझाऊंगा, पहले सवाल ही समझ लो। क्लियर है? अब जवाब पर आते हैं। इसके जवाब काफी बड़ा है और मैं कोशिश करूंगा सब कुछ कवर अप करूं, ठीक है? इसको कहां से स्टार्ट करेंगे? जवाब सुनिएगा, और जवाब स्टोरी में है तो मैं स्टेप वाइज जाऊंगा और स्लो भी बोलूंगा, तो कोशिश कीजिएगा बस सुनने पे ध्यान दें, ठीक है? फर्स्ट अमेंडमेंट, पहली अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? और वो अमेंडमेंट कब हुई? 1951 में। और उस अमेंडमेंट में कुछ आर्टिकल्स आए, आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B और 9th शेड्यूल, ठीक है जी? अब ये क्या आर्टिकल्स थे, इनमें क्या बात की गई? इन आर्टिकल्स में बात की गई कि जो सरकार है वो किसी की भी प्रॉपर्टी ले सकती है, बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं, ठीक है? और अगर हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं, जो भी प्रोविजंस हम बना रहे हैं उसको हमने 9th शेड्यूल की लिस्ट में भी डाल दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता। ये कुछ इस तरीके की बात हुई कि संदीप खत्री जो कह रहा है वही परम सत्य है और इस बात को कोई जज भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये संदीप खत्री कह रहा है। तो ये बात सरकार ने पहली अमेंडमेंट में कही। अब
आप कहोगे सर राइट टू प्रॉपर्टी तो है ही नहीं फंडामेंटल राइट। इसको समझने के लिए कहां जाना पड़ेगा? 1951 में। क्या 1951 में राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था? आंसर इज यस। क्या आपका आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 था? सॉरी 13(1), 13(2), 13(3) था। तो यहां पर क्या हो रहा है? मैं एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ले आया जो कि मेरे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। तो फिर सवाल आया कि भाई क्या आप ऐसा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? तो ये सवाल उठा सुप्रीम कोर्ट में। पहली बार ये सवाल उठा शंकरी प्रसाद केस में, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 सुप्रीम कोर्ट में, कि भाई क्या आप ऐसे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो? कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? तो जजमेंट आपकी आई, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, पूरी वो नहीं लिख रहा हूं, शंकरी प्रसाद। ये मैं आपको साइटेशंस दे दूंगा। मेरा अभी फोकस जो है ना वो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे है। साइटेशन तो आपको टेक्स्ट बुक पे भी मिल जाएगी, गूगल पे भी मिल जाएगी, दैट इज नॉट एन इशू। ठीक है, अभी सिर्फ मेरा भी फोकस वही है, समझाने पे। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद में सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल उठ गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया? जवाब सुनिएगा। जवाब था द वर्ड लॉ, जो वर्ड लॉ है, डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती ही नहीं है। अब क्योंकि उस वर्ड लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आती है, इसका मतलब यह हुआ कि हम तो बाहुबली हैं, अब हम आपसे कुछ भी करवा लें, अमेंडमेंट करके हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज कर दें। सो पार्लियामेंट जो है अगर वो चाहे तो आपके फंडामेंटल राइट्स छीन सकती है अमेंडमेंट करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, क्योंकि शंकरी प्रसाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। ठीक है भाई, कह दी तो आगे की स्टोरी सुनो। स्टोरी आगे बढ़ती है। उसके बाद ये हिस्ट्री है आपके देश की। ठीक है, वो आप कहते हो ना सर जज बनना है, जज बनना है, इसीलिए जज बनते हैं लोग कि ऐसी जजमेंट लिख के जाओ, या तो गलत तब भी आपको लोग याद करें, सही तब भी आप जनरेशंस तक याद रखे जाओ। क्योंकि क्या उनको पता था शंकरी प्रसाद के जजेस को कि 2024 में भी और आने वाले 100 साल तक भी इन जजमेंट्स का जिक्र होगा, उठेंगी कि क्या सही था क्या गलत था। ठीक है, आज भी इस क्लास में हम यही तो डिस्कस कर रहे हैं, क्या हुआ क्या मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये टॉपिक नहीं पढ़ाया। मैंने आपसे पूछा कि क्या करना चाहिए, आपका आंसर था ये, आपका एज अ जुडिशियल एस्पिरेंट आपका आंसर था ये। और जब भी मैं पढ़ाता हूं ये सवाल, मैं ये टॉपिक इसी तरीके से पढ़ाता हूं कि मैं आपको ये नहीं बता रहा कौन सी जजमेंट में क्या हुआ, आप मुझे बताओ अपनी समझ पे 13(1), 13(2), 13(3) की समझ से कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप कुछ भी कर सकते हो। तो सभी क्लासेस में आज तक स्टूडेंट्स का 99% का सबका ये आंसर रहता है कि सर नहीं कर सकते, आप फंडामेंटल राइट्स नहीं ले सकते। तो जब मेरा एक जुडिशियल एस्पिरेंट ये बात समझ सकता है, तो ये तो तब भी सुप्रीम कोर्ट जजेस थे। तो ठीक, अब देखो गलती गुड फेथ में हुई या बैड फेथ में, दैट ओनली दे नो, बट हम तो जजमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब सुनो आगे की स्टोरी। आगे की स्टोरी क्या कहती है? इसके बाद आपकी 17th अमेंडमेंट हुई, यह हुई 1964 में। और इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 31A में और भी ज्यादा प्रोविजंस, मोर प्रोविजंस ऐड कर दिए, जिसका मतलब यह है कि अब जब रोकने वाला कोई है ही नहीं तो फिर तो हम कुछ भी करें। इन्होंने जो यहां पर किया फंडामेंटल राइट्स के साथ, राइट टू प्रॉपर्टी के साथ, यहां पर और ज्यादा पॉइंट्स उसमें ऐड ऑन कर दिए। ठीक है, और 9th शेड्यूल में और ज्यादा एंट्री ऐड कर दी। अब ये दोबारा से चैलेंज हुआ, दोबारा से केस सुप्रीम कोर्ट गया। सज्जन सिंह, अब सज्जन सिंह जजमेंट में तो और भी इजी था। सज्जन सिंह जजमेंट में तो उन्होंने कहा ये बात डिस्कस कर तो चुके हैं, कितनी बार फैसला सुनाएंगे। शंकरी प्रसाद में यही सवाल तो उठा था कि भाई ये अमेंडमेंट कर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट। तो जब यहां पे डिसाइड कर लिया था तो वही कट कॉपी पेस्ट और बात खत्म। डन। चलो जी आगे स्टोरी करते हैं। थर्ड, अब स्टोरी पहुंची गोलकनाथ। यहां से चीजें बदली, ये देखिएगा, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ
पंजाब 1967 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, ये 1965 में था, टाइम पीरियड भी बहुत जरूरी है, ये 1951 में था। अब गोलकनाथ में भी वही सवाल उठा जो शंकरी और सज्जन सिंह में उठा था, सेम सवाल। अब गोलकनाथ में क्या हुआ, गोलकनाथ में ध्यान से सुनिएगा और बाद में इसकी जब रिकॉर्डिंग देखो तो आराम से इसके नोट्स भी बनाइएगा। सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड द एफोरसेड डिसीजंस, मतलब इनको ओवर रूल कर दिया, पलट दिया। और ओवर रूल करने के बाद क्या कहा, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड पार्लियामेंट नहीं कर सकती है। और कहा कि जो वर्ड लॉ है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। ठीक है जी, डन। और अगर, और लास्ट लाइन सुनिएगा, सबसे जबरदस्त लाइन इन्होंने बोली गोलकनाथ में, अगर पार्लियामेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आती है जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉइड हो जाएगी एज पर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 13, वो वॉइड हो जाएगी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसी आती है। गोलकनाथ ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह की जजमेंट को पलट दिया। अब ये तो एक बात वही होगी ना कि यहां पर आप कह रहे थे 2 + 2 5 है, यहां पर आपने कहा 2 + 2 4 है, और हम ये बात कहेंगे। ठीक है, अब जितने आसानी से मैंने आपको ये बात कह दी, ये इतना आसान नहीं रहा होगा उस वक्त में 1967 में, जब आप उस टाइम की पॉलिटिक्स और उस टाइम में देश में क्या चल रहा था, उस टाइम में कितने लोगों को ये पड़ी थी कि भाई 2 + 2 को 4 बोलना है। ये उतना आसान उनके लिए ऑब्वियसली नहीं रहा होगा। ठीक है, आगे की सुनो, स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं हुई। अब गोलकनाथ में होने के बाद, अब सीधी सी बात बताओ, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये बात बोलेंगे तो यहां पर आग कहां लगेगी, यहां पर आग लगी जो उस वक्त पार्लियामेंट में बैठे थे और ये अमेंडमेंट लेकर आ रहे थे, मतलब आपकी सरकार, लेजिस्लेचर। जस्ट अ सेकंड, सॉरी। ठीक है, अब आग कहां लगी होगी कि यार ये कैसे बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस, द गवर्नमेंट इन पावर। उन्होंने कहा अच्छा, हमको कानून बता रहे हैं, कानून तो हम ही बनाते हैं। उन्होंने पता है क्या किया, इस जजमेंट के आने के बाद अमेंडमेंट लेकर आए। कौन सी अमेंडमेंट, सुनिएगा। 24th अमेंडमेंट, और उस अमेंडमेंट में 13(4) लेकर आए और 368(3) लेकर आए। और इस 13(4) में पता है क्या लिखा, मतलब आर्टिकल 13 में ही अमेंडमेंट ला दी, और उसमें पता है क्या लिख दिया, 13(4) में लिखा, एक बार बेयर एक्ट, अब खोल लीजिए बेयर एक्ट और पढ़िए 13(4) में क्या लिखा है, पढ़िए फटाफट से। 13(4) में क्या लिखा है, पढ़िए। अब 13(4) की बारी आई, और इसको कहते हैं सीधा सीधा चैलेंज करना, कि हम बताते हैं कि पावर किसके पास है, हम क्या कर सकते हैं और तुम क्या कर सकते हो। 13(4) में पढ़ देता हूं अपने बेयर एक्ट से, थोड़ा सा जोर जोर से भी, ताकि आपको थोड़ी सी फील आ जाए। ये टॉपिक होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो फील के साथ पढ़े जाते हैं। ठीक है, पढ़ने को तो ऐसे ही पढ़ लो, बट मजा थोड़ी ना आएगा वैसे पढ़ने में कि मैं आपको सीधी सीधी उसकी हिंदी बता दूं। तो 13(4) पढ़ रहा हूं जी, जो कि आपकी 24th अमेंडमेंट 1971 में आया, जिसमें लिखा था, नथिंग इन दिस आर्टिकल, इस पूरे के पूरे आर्टिकल में, शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। मतलब अगर हम 368 में, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी जाती है, उसमें कोई अमेंडमेंट कर देते हैं, तो वो अमेंडमेंट पर आपका आर्टिकल 13 अप्लाई ही नहीं होगा। जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था तो आर्टिकल 13 को क्या नाम दिया था, टीथ फॉर द फंडामेंटल राइट्स। तो आपने वो जो दांत थे, वो तो जैसे वो जबड़ा निकाल के फेंक ही दिया कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर तो अप्लाई ही नहीं होगा। अब ये बेसिकली डायरेक्ट चैलेंज था टू द जुडिशरी। अब सीधी सीधी वो कहते हैं ना, टसल वॉर चल चुकी थी कि भाई मैं देखता हूं मेरे पास कितनी पावर है, तुम देखते हो तुम्हारे पास कितनी पावर है।
और अब जजमेंट आई आपकी लैंडमार्क जजमेंट। इसके बाद, इस अमेंडमेंट के बाद अब आई जजमेंट आपकी केशवानंद भारती। अब उसके भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि रूह कांप जाती है। कैसे फैक्ट्स हैं सुनिएगा। केशवानंद भारती, ठीक है जी, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इसके फैक्ट्स ये हैं कि ये 13 जजेस बेंच थी और 7:6 की रेशो थी। मतलब अगर एक जज और इधर हो जाता तो फिर वहां पर जुडिशरी गई थी। एक जज, ठीक है। बल्कि इवन उन जजेस के बारे में भी बहुत सारी स्टोरीज हैं कि बाद में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों नहीं बन पाए बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट। बट इट वाज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट जिसमें उन्होंने क्या क्या बातों को कहा। यहां पर उन्होंने पहले तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दे दिया कि भैया सुनो, तुम पार्लियामेंट हो, मान लिया तुम लॉ बनाते हो, तुम अमेंडमेंट लेकर आओ, लेकिन ये नहीं है कि तुम बेसिक स्ट्रक्चर को ही बदल दो। और ये कहा कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो आप कोई भी अमेंडमेंट लेकर आओगे उस पे हम बैठेंगे। उन्होंने इतना तक भी बोल दिया था कि आप तो जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर सकते। हमने जो अमेंडमेंट की वो ठीक तो की है, तुम बता भी नहीं सकते ठीक है या गलत है। तो यहां पर पहली बार डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया कि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि आप अपना नया ही कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके से तो हर कोई जो गवर्नमेंट आएगी वो अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन लिख कर जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने अपहेल्ड की द वैलिडिटी ऑफ amendment and confirmed that parliament can amend constitution except basic structure। तो इन्होंने कहा कि देखिए आप अमेंडमेंट कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकते हैं। और जो आपने आर्टिकल 31 C में जो जुडिशियल रिव्यू मना करने के लिए कहा है, वो जुडिशियल रिव्यू हम करते रहेंगे। आपकी कोई भी अमेंडमेंट हुई वो चैलेंज की जा सकती है ऑन द ग्राउंड कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल थी या कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी। तो बेसिकली अब फाइनली सेटल क्या हुआ केशवानंद भारती में, अमेंडमेंट आप कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 14 ही उड़ा दिया, आर्टिकल 19 ही उड़ा दिया, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हो। स्टोरी अभी भी खत्म नहीं हुई है, अभी हमारा टाइम अप हो गया है। इसके आगे भी कुछ इसमें 3 से 4 जजमेंट्स और आती हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट को और इंटरेस्टिंग करती हैं। आज के लिए इतना ही, क्योंकि काफी हैवी हो गया होगा। बट इसी से आगे अभी और भी इसमें 4 जजमेंट्स हैं जो मुझे आपको करानी है, ठीक है जी। बताइए नाउ एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर टू यू। अब अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोई नहीं, यहीं से मैं आगे, कल यहीं से आगे स्टार्ट करूंगा आपका, तो पूरी हो जाएगी। अभी इसमें ना अभी वो आएगी, इंदिरा गांधी जी की एंट्री होनी है अभी, ठीक है। तो उन्होंने कैसे कैसे वो इमरजेंसी और ये वो सारा कुछ अभी इसी की वजह से होगा, सारा कुछ इसी की वजह से चल रहा है, ठीक है, ठीक है। देखिए जानवी, आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको सवाल पढ़ना होगा कि सवाल किसके रिलेशन में आया है, ठीक है। ठीक है, अभी मैं उस पे आऊंगा 9th शेड्यूल पे ना नम्रताश, अभी उसकी स्टोरी आएगी आगे, ठीक है, कि कौन सी डेट तक। अब इसकी ना, इसकी जजमेंट की डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का जो ऑपरेशन होगा वो रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, पिछले वाली अमेंडमेंट पे भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो अभी मुझे कराने हैं वो टॉपिक,
ठीक है, आशुतोष इसका आंसर ना जजमेंट वाइज दिया जाएगा, आप इसको जनरल आंसर नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब ऑब्वियसली गोलकनाथ को रेफर कर रहे हो तो फिर आप गोलकनाथ के अकॉर्डिंग लिखोगे, सज्जन सिंह को रेफर, अब एग्जाम में आपको सज्जन सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो सज्जन सिंह में तो इंक्लूड नहीं होगा ना। ठीक है, तो जजमेंट के अकॉर्डिंग आंसर आपको करना होगा, इसीलिए मैंने आपको ये जजमेंट वाइज पढ़ाया है ये टॉपिक। ठीक है, इसके ना मैं आपकी फुल साइटेशन वाले केसेस भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट एज वेल। ठीक है, हाँ जी, कल मेरी क्लास होगी, कल होपफुली मेरी लास्ट क्लास होगी आपके साथ, सो आई विल मेक श्योर कि आई विल गिव यू अ गुड बाय। ठीक है, तो मैं आपके लिए बढ़िया चीजें लेकर आऊंगा। ठीक है, हाँ जी, ये पूरा पीपीटी मिलेगा आपको, पूरा पीपीटी मिलेगा, तो घबराओ मत। ठीक है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए काफी हो गया, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद एक बार रिवाइज कर लेना ताकि दिमाग में चीजें बैठ जाएं यहां तक। इसी के आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे कल। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, गुड बाय, टेक केयर, पीस। चलो जी।